आपकी खुशी में, आपके गम में, आपकी आंसुओं में, आपकी मुस्कुराहटों में, आपके आज में, आपके कल में, आपके साथ होगी एक कहानी और मैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल कथा सागर में। दोस्तों, आज मैं आप सब लोगों के लिए उपन्यास गबन का चौथा भाग लेके आई हूँ। इससे पिछले भाग में हमने जाना कि किस तरीके से रमा और जालपा एक उच्च समाज का हिस्सा बनने के लिए पुरजोर कोशिशें कर रहे थे। जालपा के पास जब से गहने आए वो हवा में उड़ने लगी, इधर उधर पड़ोसियों के यहाँ खूब आने जाने करने लगी। पहले तो वो अपनी सास के साथ जाया करती थी, लेकिन धीरे धीरे उसने वो सब बंद कर दिया और वो अकेले ही अपनी सहेलियों और आस पड़ोस में रहने वाले पड़ोसियों से मिलने के लिए जाने लगी। इस तरीके से वो अपने धीरे धीरे पैठ बनाने लगी और अपने पति के साथ सिनेमा जाना, पार्क जाना, ये सब भी शुरू कर दिया। दोनों बहुत खुश थे और दोनों उच्च समाज का एक हिस्सा अपने आप को समझने लगे थे। उन्हीं लोगों की तरह उठना बैठना, बातचीत करना, खाना पीना, अपने तौर तरीके बदलने लगे थे। इसी बीच उनकी दोस्ती हुई एक वकील साहब की पत्नी से। वकील साहब शहर के बहुत ही ज़्यादा जाने माने वकीलों में से एक थे। उन्हें बहुत खुशी हुई। उन्हें लगा कि इतने ऊंचे ओहदे के लोगों से दोस्ती करके उनके कई काम तो ऐसे ही बन जाएंगे। तो बातों बातों में वकील साहब की पत्नी ने रमा से कहा कि जैसी चूड़ियाँ आपने अपनी पत्नी के लिए बनवाई हैं वैसी ही चूड़ियाँ आप मेरे लिए भी बनवा दीजिए। रमा ने बात मान ली और वकील साहब की पत्नी उन्हें पेशगी के रूप में पहले ही वो पूरे पैसे देके चली गई। तो चलिए आगे देखते हैं कि ये कहानी कहाँ जाती है। चाय पार्टी में कोई विशेष बात नहीं हुई। रतन के साथ उसकी एक नाते की बहन और थी। वकील साहब नहीं आए थे। दयानाथ ने उतनी देर के लिए घर से टल जाना ही उचित समझा। हाँ, रमेश बाबू बरामदे में बराबर खड़े रहे। रमा ने कई बार चाहा कि उन्हें भी पार्टी में शरीक कर लें, पर रमेश बाबू में इतना साहस नहीं था। जालपा ने दोनों मेहमानों को अपनी सास से मिलाया। ये युवतियाँ उन्हें कुछ ओछी जान पड़ी। उनका सारे घर में दौड़ना, धम धम करके कोठे पर जाना, छत पर इधर उधर उचकना, खिलखिलाकर हंसना उन्हें हुड़दंगपन मालूम होता था। उनकी नीति में बहू बेटियों को भारी और लज्जाशील होना चाहिए था। आश्चर्य तो ये था कि आज जालपा भी उन्हीं में मिल गई थी। रतन ने आज कंगन की चर्चा तक नहीं की थी। अभी तक रमा को पार्टी की तैयारियों से इतनी फुर्सत नहीं मिली कि गंगू की दुकान तक जाता। उसने समझा था कि गंगू को 600 रुपये दे दूंगा तो पिछले हिसाब में जमा हो जाएंगे, केवल 250 रुपये और रह जाएंगे। इस नए हिसाब में 600 और मिलाकर फिर 800 रह जाएंगे। इस तरह उसे अपनी साख जमाने का सुअवसर मिल जाएगा। दूसरे दिन रमा खुश होता हुआ गंगू की दुकान पर पहुंचा और रौब से बोला, क्या रंग ढंग है महाराज, कोई नई चीज़ बनवाई है इधर? रमा के टालमटोल से गंगू इतना विरक्त हो रहा था कि आज कुछ रुपए मिलने की आशा भी उसे प्रसन्न न कर सकी। शिकायत के ढंग से बोला, बाबू साहब, चीज़ें कितनी बनी और कितनी बिकी, आपने तो दुकान पर आना ही छोड़ दिया। इस तरह की दुकानदारी हम लोग नहीं करते। 8 महीने हुए आपके यहाँ से एक पैसा भी नहीं आया है। रमानाथ, भाई खाली हाथ दुकान पर आते शर्म आती है। हम उन लोगों में से नहीं हैं जिनसे तकाजा करना पड़े। आज ही 600 रुपये जमा कर लो और एक अच्छा सा कंगन तैयार कर दो। गंगू ने रुपए लेकर संदूक में रखे और बोला, बन जाएंगे, बाकी रुपए कब तक मिलेंगे? रमानाथ, बहुत जल्दी। गंगू, हाँ बाबूजी, अब पहले आप पिछला साफ कर दीजिए। गंगू ने बहुत जल्द कंगन बनवाने का वचन दिया, लेकिन एक बार सौदा करके उसे मालूम हो गया था कि यहाँ से जल्दी रुपए वसूल होने वाले नहीं हैं। नतीजा ये हुआ कि रमा रोज़ तकाजा करता और गंगू रोज़ हीले करते टालता। कभी कारीगर बीमार पड़ जाता, कभी अपनी स्त्री की दवा कराने ससुराल चला जाता, कभी उसके लड़के बीमार हो जाते। 1 महीना गुजर गया और कंगन अभी तक नहीं बने। रतन के तकाजों से डर से रमा ने पार्क जाना भी छोड़ दिया, मगर उसने घर तो देख ही रखा था। इस 1 महीने में कई बार तकाजा करने के लिए आई। आखिर जब सावन का महीना आ गया तो उसने एक दिन रमा से कहा, वो सूअर नहीं बनाकर देता तो तुम किसी और कारीगर को क्यों नहीं दे देते? रमानाथ, उस पाजी ने ऐसा धोखा दिया कि कुछ न पूछो, बस रोज आजकल किया करता है। मैंने बहुत बड़ी भूल की जो उसे पेशगी रुपए दे दिए। अब उससे रुपए निकालना मुश्किल है। रतन, आप मुझे उसकी दुकान दिखा दीजिए, मैं उसके बाप से वसूल कर लूँगी।
तावान अलग। ऐसे बेईमान आदमी को पुलिस में देना चाहिए। जालपा ने कहा, हाँ और क्या, सभी सुनार देर करते हैं, मगर ऐसा तो नहीं रुपए डकार जाएं और चीज़ के लिए महीनों तक दौड़ाएं। रमा ने सिर खुजलाते हुए कहा, आप 10 दिन और सब्र करें, मैं आज ही उससे रुपए लेकर किसी दूसरे सर्राफ को दे दूंगा। रतन, आप मुझे उस बदमाश की दुकान क्यों नहीं दिखा देते, मैं हंटर से बात करूं। रमानाथ, कहता तो हूं 10 दिन के अंदर आपको कंगन मिल जाएंगे। रतन, आप खुद ही ढील दिए डालते हैं, आप उसकी लल्लो चप्पो की बातों में आ जाते होंगे। एक बार कड़े पड़ जाते तो मजाल थी कि यूं हीले हवाले करता। आखिर रतन बड़ी मुश्किल से विदा हुई। उसी दिन शाम को गंगू ने साफ जवाब दे दिया, बिना आधे रुपए लिए कंगन नहीं बन सकेंगे, पिछला हिसाब भी बेबाक हो जाना चाहिए। रमा को मानो गोली सी लग गई। बोला, महाराज ये तो भलमनसी नहीं है, एक महिला की चीज़ है, उन्होंने पेशगी रुपए दिए थे, सोचो मैं उन्हें क्या मुंह दिखाऊंगा। मुझसे अपने रुपयों के लिए पुरनोट लिखा लो, स्टैंप लिखा लो, और क्या करोगे। गंगू, पुरनोट को शहद लगाकर चाटूंगा क्या? 8-8 महीने का कोई उधार नहीं होता है, महीना 2 महीना बहुत है। आप तो बड़े आदमी हैं, आपके लिए 500-600 रुपये कौन सी बड़ी बात है। कंगन तैयार है। रमा ने दांत पीस कर कहा, अगर यही बात थी तो तुमने 1 महीना पहले क्यों न कह दी, अब तक मैंने रुपए की कोई फिक्र की होती। गंगू, मैं क्या जानता था कि आप इतना भी नहीं समझ रहे हैं। रमा निराश होकर घर लौट आया। अगर इस समय भी उसने जालपा से सारा वृतांत साफ साफ कह दिया होता तो उसे चाहे कितना ही दुख होता, पर वो कंगन उतार कर दे देती। लेकिन रमा में इतना साहस न था। वो अपनी आर्थिक कठिनाइयों की दशा कहकर उसके कोमल हृदय पर आघात नहीं कर सकता था। इसमें संदेह नहीं कि रमा को 100 रुपये के करीब ऊपर से मिल जाते थे, और वो किफ़ायत करना जानता तो इन 8 महीनों में दोनों सर्राफों के कम से कम आधे रुपए तो अवश्य दे देता। लेकिन ऊपर की आमदनी थी तो ऊपर का खर्च भी तो था। जो कुछ मिलता था सैर सपाटे में खर्च हो जाता था, और सर्राफों का देना किसी एकमुश्त रकम की आशा में रुका हुआ था। कौड़ियों से रुपए बनाना वाणिकों का ही काम है, बाबू लोग तो रुपए की कौड़ियां ही बनाते हैं। कुछ रात जाने पर रमा ने एक बार फिर सर्राफे का चक्कर लगाया। बहुत चाहा किसी सर्राफ को झांसा दूं, पर कहीं दाल न गली। बाजार में बेतार की खबरें चला करती हैं। रमा को रात भर नींद नहीं आई। यदि आज उसे 1000 का रुक्का लिखकर कोई 500 रुपये भी दे देता तो वो निहाल हो जाता, पर अपनी जान पहचान वालों में उसे ऐसा कोई नज़र नहीं आता था। अपने मिलने वालों में उसने सभी से अपनी हवा बांध रखी थी। खिलाने पिलाने में खुले हाथों रुपया खर्च करता था। अब किस मुंह से अपनी विपत्ति कहे। वो पछता रहा था कि नाहक गंगू को रुपये दिए। गंगू नालिश करने तो जाता न था। इस समय यदि रमा को कोई भयंकर रोग हो जाता तो वो उसका स्वागत करता। कम से कम 10-5 दिन की मोहलत तो मिल जाती, मगर बुलाने से तो मौत भी नहीं आती। वो तो उसी समय आती है जब हम उसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं होते। ईश्वर कहीं से कोई तार ही भिजवा दे। कोई ऐसा मित्र भी नजर नहीं आता जो उसके नाम फर्जी तार भेज देता। वो इन्हीं चिंताओं में करवटें बदल रहा था कि जालपा की आंख खुल गई। रमा ने तुरंत चादर से मुंह ढांप लिया, मानो बेखबर सो रहा हो। जालपा ने धीरे से चादर हटाकर उसका मुंह देखा और उसे सोता पाकर ध्यान से उसका मुंह देखने लगी। जागरण और निद्रा का अंतर उससे छिपा न रहा। उसे धीरे से हिलाकर बोली, क्या अभी तक जाग रहे हो? रमानाथ, क्या जाने नींद ही नहीं आ रही। पड़े पड़े सोचता था कुछ दिनों के लिए कहीं बाहर चला जाऊं, कुछ रुपए कमा लाऊं। जालपा, मुझे भी लेते चलोगे ना? रमानाथ, तुम्हें परदेश में कहाँ लिए लिए फिरूंगा। जालपा, तो मैं यहाँ अकेली रह चुकी, 1 मिनट भी नहीं रहूंगी। मगर तुम जाओगे कहाँ? रमानाथ, अभी कुछ निश्चय नहीं कर सका हूँ। जालपा, तो क्या सचमुच तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे? मुझसे तो 1 दिन भी नहीं रहा जाएगा। मैं समझ गई तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करते, केवल मुंह देखने की प्रीत करते हो। रमानाथ, तुम्हारे प्रेम पाश ही ने मुझे यहाँ बांध रखा है, नहीं तो अब तक मैं कभी का चला गया होता। जालपा, बातें बना रहे हो। अगर तुम्हें मुझसे सच्चा प्रेम होता तो तुम कोई पर्दा न रखते। तुम्हारे मन में ज़रूर कोई ऐसी बात है जो तुम मुझसे छिपा रहे हो। कई दिनों से देख रही हूँ कि तुम चिंता में डूबे रहते हो। मुझसे क्यों नहीं कहते? जहाँ विश्वास नहीं है वहाँ प्रेम कैसे रह सकता है? रमानाथ, ये तुम्हारा भ्रम है जालपा। मैंने तो तुमसे कभी पर्दा नहीं रखा। जालपा, तो तुम मुझे सचमुच दिल से चाहते हो?
रमानाथ, ये क्या मुंह से कहूँगा तभी तुम समझोगी क्या? जालपा, अच्छा अब मैं ऐसा प्रश्न नहीं करूँगी। हाँ, एक प्रश्न करती हूँ, संभले रहना। तुम मुझसे क्यों प्रेम करते हो? तुम्हें मेरी कसम है, सच बताना। रमानाथ, ये तो तुमने बेढंगा सा प्रश्न किया है। अगर मैं तुमसे यही प्रश्न पूछूं तो तुम मुझे क्या जवाब दोगी? जालपा, मैं तो जानती हूँ। रमानाथ, अच्छा तो बताओ फिर। जालपा, तुम बतला दो तो मैं भी बतला दूंगी। रमानाथ, मैं तो जानता ही नहीं, केवल इतना ही जानता हूं कि तुम मेरे रोम रोम में रम रही हो। जालपा, सोचकर बतलाओ, मैं आदर्श पत्नी नहीं हूं, इसे मैं खूब जानती हूं। पति सेवा अब तक मैंने नाम को भी नहीं की। ईश्वर की दया से तुम्हारे लिए अब तक कष्ट सहने की जरूरत ही नहीं पड़ी। घर गृहस्थी का कोई काम मुझे नहीं आता, जो कुछ सीखा यही सीखा। फिर तुम्हें मुझसे इतना प्रेम क्यों है? बातचीत में निपुण नहीं, रूप रंग भी ऐसा आकर्षक नहीं। जानते हो मैं तुमसे क्यों प्रश्न कर रही हूं? रमानाथ, क्या जाने भाई, मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा है। जालपा, मैं इसलिए पूछ रही हूं कि तुम्हारे प्रेम को स्थायी बना सकूं। रमानाथ, मैं कुछ नहीं जानता जालपा, ईमान से कहता हूं। तुम में कोई कमी है, कोई दोष है, ये बात आज तक मेरे ध्यान में ही नहीं आई। लेकिन तुमने मुझ में कौन सी बात देखी? ना मेरे पास धन है, ना रूप है, बताओ। जालपा, बता दूं? मैं तुम्हारी सज्जनता पर मोहित हूं। अब तुमसे क्या छिपाऊं? जब मैं यहाँ आई तो यद्यपि तुम्हें अपना पति समझती थी, लेकिन कोई बात कहते या करते समय मुझे चिंता होती थी कि तुम उसे पसंद करोगे या नहीं करोगे। यदि तुम्हारे बदले मेरा विवाह किसी दूसरे पुरुष से होता तो उसके साथ भी मेरा यही व्यवहार होता। ये पत्नी और पुरुष का रिवाजी नाता है, पर अब मैं तुम्हें गोपियों के कृष्ण से भी नहीं बदलूंगी। लेकिन तुम्हारे दिल में अब भी चोर है, तुम अब भी मुझसे किसी किसी बात में पर्दा रखते हो। रमानाथ, ये तुम्हारी केवल शंका है जालपा, मैं दोस्तों से भी कोई दुराव नहीं करता। फिर तुम तो मेरी हृदयेश्वरी हो। जालपा, मेरी तरफ देखकर बोलो, आंखें नीची करना मर्दों का काम नहीं है। रमा के जी में एक बार फिर आया कि अपनी कठिनाइयों की कथा कह सुनाऊं, लेकिन मिथ्या गौरव ने फिर उसकी जुबान बंद कर दी थी। जालपा जब उससे पूछती कि सराफों को रुपए देते जाते हो या नहीं, तो वो बराबर कहता, हाँ कुछ न कुछ हर महीने देने जाता हूँ। पर आज रमा की दुर्बलता ने जालपा के मन में एक संदेह पैदा कर दिया था। वो उसी संदेह को मिटाना चाहती थी। जरा देर बाद उसने फिर पूछा, सराफ की तो अभी सब रुपए अदा हो गए होंगे ना? रमानाथ, नहीं, अभी थोड़े ही बाकी हैं। जालपा, कितने बाकी होंगे? कुछ हिसाब किताब लिखते हो? रमानाथ, हाँ हाँ, लिखता क्यों नहीं, 700 से कुछ कम ही होंगे। जालपा, तब तो पूरी गठरी है। तुमने कहीं रतन के रुपए तो नहीं दे दिए? रमा दिल में कांप रहा था, कहीं जालपा ये प्रश्न न कर बैठे। आखिर उसने ये प्रश्न पूछ ही लिया। उस वक्त भी यदि रमा ने साहस करके सच्ची बात स्वीकार कर ली होती तो शायद उसके संकटों का अंत हो जाता। जालपा 1 मिनट तक अवश्य सन्नाटे में आ जाती। संभव है क्रोध करती और निराशा के आवेश में 2-4 कटु शब्द मुंह से निकालती, लेकिन फिर शांत भी तो हो जाती। दोनों मिलकर कोई न कोई युक्ति जरूर निकालते। जालपा यदि रतन से ये रहस्य कह सुनाती तो रतन अवश्य मान जाता, पर हाय रे आत्मगौरव। रमा ने ये बात सुनकर ऐसा मुंह बना लिया मानो जालपा ने उस पर कोई निष्ठुर प्रहार किया हो। बोला, रतन के रुपए क्यों देता? आज चाहूं 2-4 हजार का माल ला सकता हूं। कारीगरों की आदत देर करने की होती है। सुनार की खटाई मशहूर है, बस और कोई बात नहीं। 10 दिन में या तो चीज ही लाऊंगा या रुपए वापस कर दूंगा। मगर ये शंका तुम्हें क्यों हुई? पराई रकम भला मैं अपने खर्च में कैसे लाता? जालपा, कुछ नहीं, मैंने तो यूं ही पूछा था। जालपा को थोड़ी देर में नींद आ गई, पर रमा फिर उसी उधेड़बुन में पड़ गया। कहाँ से रुपए लाई? अगर वो रमेश बाबू से साफ साफ कह दे वो किसी महाजन से रुपए दिला देंगे, लेकिन नहीं, वो उनसे किसी तरह कह नहीं सकेगा। उसमें इतना साहस नहीं था। उसने प्रातःकाल नाश्ता करके दफ्तर की राह ली। शायद वहां कुछ प्रबंध हो जाए, पर कौन प्रबंध करेगा इसका उसे ध्यान नहीं था। जैसे रोगी वैद्य के पास जाकर संतुष्ट हो जाता है, पर यह नहीं जानता कि मैं अच्छा होऊंगा या नहीं। यही दशा इस समय रमा की थी। दफ्तर में चपरासी के सिवाय और कोई न था। रमा रजिस्टर खोलकर अंकों की जांच करने लगा।
कई दिनों से मीज़ान नहीं दिया गया था, पर बड़े बाबू के हस्ताक्षर उस पर मौजूद थे। अब मीज़ान दिया तो 2,500 निकले। एकाएक उसे एक बात सूझी, क्यों न 2,500 की जगह मीज़ान 2,000 लिख दूँ। रसीद बही की जांच कौन करता है? अगर चोरी पकड़ी भी गई तो कह दूंगा कि मीज़ान लगाने में गलती हो गई। मगर इस विचार को उसने मन में टिकने न दिया। इस भय से कहीं चित्त चंचल न हो जाए, उसने पेंसिल के अंकों पर रोशनाई उधर दी और रजिस्टर को दराज में बंद करके इधर उधर घूमने लगा। इक्की दुक्की गाड़ियां आने लगी। गाड़ी वालों ने देखा कि बाबू साहब आज यही हैं, तो सोचा जल्दी से चुंगी देकर छुट्टी पर जाएं। रमा ने इस कृपा के लिए दस्तूरी की दूनी रकम वसूल की और गाड़ी वालों ने शौक से दी, क्योंकि यही मंडी का समय था और 12-1 बजे तक चुंगी घर से फुर्सत पाने की दशा में 24 घंटे का हर्ज होता था। मंडी 10-11 बजे के बाद बंद हो जाती थी। दूसरे दिन का इंतज़ार करना पड़ता था। अगर भाव रुपए में आधा पाव भी फिर गया तो सैकड़ों के मत्थे गई। 10-5 रुपए का बल खा जाने में उन्हें क्या आपत्ति हो सकती थी। रमा को आज ये नई बात मालूम हुई। सोचा कि आखिर सुबह को घर पर ही बैठा रहता हूँ, अगर यहाँ आकर बैठ जाऊँ तो रोज़ 10-5 रुपए हाथ आ जाएं, फिर तो 6 महीने में ये सारा झंझट ही साफ हो जाएगा। मान लो रोज़ ये चांदी न होगी, 15 न सही 10 मिलेंगे, 5 मिलेंगे। अगर सुबह को रोज़ 5 रुपए मिल जाएं और इतने ही दिन भर में और मिल जाएं, तो 5-6 महीने में मेरे ऋण से मैं मुक्त हो जाऊंगा। उसने दराज खोलकर फिर रजिस्टर निकाला। ये हिसाब लगा लेने के बाद अब रजिस्टर में हेर फेर कर देना उसे इतना भयंकर न जान पड़ा। नया रंग रूट जो पहले बंदूक की आवाज़ से चौंक पड़ता है, आगे चलकर गोलियों की वर्षा में भी नहीं घबराता है। रमा दफ्तर बंद करके भोजन करने घर जाने ही वाला था कि एक बिसाती का ठेला आ पहुंचा। रमा ने कहा, लौटकर चुंगी लूँगा। बिसाती ने मिकैत करनी शुरू की। उसे कोई बड़ा ज़रूरी काम था। आखिर 10 रुपए पर मामला ठीक हुआ। रमा ने चुंगी ली, रुपए जेब में रखे और घर चला गया। 25 रुपए केवल 2-2.5 घंटों में आ गए। अगर 1 महीने में भी यह औसत रहे तो पल्ला पार है। उसे इतनी खुशी हुई कि वो भोजन करने घर न गया, बाजार से भी कुछ नहीं मंगवाया। रुपए भुनाते हुए उसे 1 रुपया कम हो जाने का ख्याल हुआ। वो शाम तक बैठा हुआ काम करता रहा। 4 रुपए और वसूल हुए। चिराग जले वो घर चला तो उसके मन में चिंता और निराशा का बहुत कुछ बोझ जो था वो उतर चुका था। अगर 10 दिन यही तेजी रही तो रतन से मुंह चुराने की नौबत नहीं आएगी। इस तरह 9 दिन गुजर गए। रमा रोज प्रातः दफ्तर जाता और चिराग जले लौटता। वो रोज यही आशा लेकर जाता कि आज कोई बड़ा शिकार फंस जाएगा, पर वो आशा पूरी नहीं होती। इतना ही नहीं, पहले दिन की तरह फिर कभी भाग्य का सूर्य भी न चमका। फिर भी उसके लिए कुछ कम श्रेय की बात नहीं थी कि 9 दिनों में ही उसने 100 रुपये जमा कर लिए थे। उसने 1 पैसे का पान भी नहीं खाया था। जालपा ने कई बार कहा, चलो कहीं घूम आए, तो उसे भी उसने बातों में ही टाल दिया। बस कल का दिन और था। कल आकर रतन कंगन मांगेगी तो उसे वो क्या जवाब देगा। दफ्तर से आकर वो इसी सोच में बैठा हुआ था, क्या वो 1 महीना भर के लिए और नहीं मान जाएगी। इतने दिन वो और न बोलती तो शायद वो उससे उऋण हो जाता। उसे विश्वास था कि मैं उससे चिकनी चुपड़ी बातें करके राजी कर ही लूँगा। अगर उसने जिद की तो मैं उससे कह दूंगा कि सराफ रुपए नहीं लौटा रहा। सावन के दिन थे, अंधेरा हो चला था। रमा सोच रहा था रमेश बाबू के पास चलकर 2-4 बाजियां खेलाऊं, मगर बादलों को देखकर रुक जाता था। इतने में रतन आ पहुंची। वो प्रसन्न नहीं थी, उसकी मुद्रा कठोर हो रही थी। आज वो लड़ने के लिए घर से निकल के आई है और मुरव्वत और मुलाहजे की कल्पना को भी कोसों दूर रखना चाहती है। जालपा ने कहा, तुम आज खूब आई, आज मैं भी ज़रा तुम्हारे साथ घूम जाऊंगी। इन्हें काम के बोझ से आजकल सिर उठाने की भी फुर्सत नहीं है। रतन ने निष्ठुरता से कहा, मुझे आज तो बहुत जल्दी घर लौट जाना है। बाबूजी को कल की याद दिलाने आई हूँ। रमा उसका लटका हुआ मुंह देखकर ही मन में सहम रहा था। किसी तरह उसे प्रसन्न करना चाहता था। बड़ी तत्परता से बोला, जी हाँ, मुझे खूब याद है। अभी सराफ की दुकान से चला आ रहा हूँ। रोज़ सुबह शाम घंटे भर हाजिरी देता हूँ, मगर इन चीज़ों में समय बहुत लगता है। दाम तो कारीगरी के हैं, मालियत देखिए तो कुछ नहीं। 2 आदमी लगे हुए हैं, पर शायद अभी एक ही ने से कम में चीज़ तैयार न हो, पर होगी लाजवाब। जी खुश हो जाएगा आपका। पर रतन ज़रा भी न पिघली, तिनक कर बोली, अच्छा अभी महीना भर और लगेगा? ऐसी कारीगरी है कि 3 महीने में पूरी नहीं हुई।
आप उससे कह दीजिएगा मेरे रुपए वापस कर दे। आशा के कंगन देवियां पहनती होंगी, मेरे लिए ज़रूरी नहीं। रमानाथ, 1 महीना न लगेगा, मैं जल्दी ही बनवा दूंगा। 1 महीना तो मैंने यूं ही अपने अंदाजे से कह दिया था, अब थोड़ी ही तो कसर रह गई है। कई दिन तो नगीने तलाश करने में लग गए। रतन, मुझे कंगन पहनना ही नहीं है भाई, आप मेरे रुपए लौटा दीजिए बस। सुनार तो मैंने भी बहुत देखे हैं, आपकी दया से इस वक्त भी 3 जोड़े कंगन मेरे पास होंगे, पर ऐसी धांधली मैंने कहीं नहीं देखी। धांधली के शब्द पर रमा तिलमिला उठा। धांधली नहीं, मेरी हिमाकत कहिए। मुझे क्या जरूरत थी कि अपनी जान संकट में डालता। मैंने तो पेशगी रुपए इसलिए दे दिए कि सुनार खुश होकर जल्दी से बना देता। अब आप रुपए मांग रही हैं, सर्राफ रुपए नहीं लौटाता। रतन ने तीव्र नजरों से देखकर कहा, क्यों, रुपए क्यों नहीं लौटाएगा? रमानाथ, इसीलिए कि जो चीज़ आपके लिए बनाई गई है उसे वो कहाँ बेचता फिरेगा। संभव है साल 6 महीने में बिक सके। सबकी पसंद अब एक जैसी तो होती नहीं है। रतन ने त्योरियां चढ़ाकर कहा, मैं कुछ नहीं जानती, उसने देर की है, उसका दंड वो भोगे। मुझे कल या तो कंगन ला दीजिए या रुपए ला दीजिए। आपसे यदि सराफ से दोस्ती है, आप मुलाहिजे और मुरव्वत के सबब से कुछ न कह सकते हो तो मुझे उसकी दुकान दिखा दीजिए। नहीं आपको शर्म आती हो तो उसका नाम बता दीजिए, मैं खुद पता कर लूँगी। वाह, अच्छी दिल लगी। दुकान नीलाम करा दूंगी, जेल भिजवा दूंगी। इन बदमाशों से लड़ाई के बगैर काम नहीं चलता। रमा अप्रतिभ होकर ज़मीन की ओर ताकने लगा। वो कितनी मनहूस घड़ी थी जब उसने रतन से रुपए ले लिए थे, बैठे बिठाए विपत्ति मोल ले ली थी। जालपा ने कहा, सच तो है, इन्हें क्यों नहीं सराफ की दुकान पर ले जाते? चीज़ आंखों से देखकर इन्हें संतोष हो जाएगा। रतन, मैं अब चीज़ लेना ही नहीं चाहती। रमा ने कांपते हुए कहा, अच्छी बात है, आपको रुपए कल मिल जाएंगे। रतन, कल किस वक्त? रमा, दफ्तर से लौटते वक्त लेता आऊँगा। रतन, पूरे रुपए लूँगी मैं, ऐसा ना हो कि 100-200 रुपए देकर टाल दे। रमानाथ, कल अब आप अपने सब रुपए ले जाइएगा। ये कहता हुआ रमा मर्दाने कमरे में आया और रमेश बाबू के नाम एक रुक्का लिखकर गोपी से बोला, इसे रमेश बाबू के पास ले जाओ, जवाब लिखाते आना। फिर उनसे एक दूसरा रुक्का लिखकर विशंभर दास को दिया कि मणिक दास को दिखाकर जवाब लाए। विशंभर ने कहा, पानी आ रहा है। रमानाथ, तो क्या सारी दुनिया बह जाएगी? दौड़ते हुए जाओ। विशंभर, और वो जो घर पर नहीं मिले तो? रमानाथ, मिलेंगे, वो इस वक्त कहीं नहीं जाते। आज जीवन में पहला अवसर था कि रमा ने दोस्तों से रुपए उधार मांगे। आग्रह और विनय के जितने शब्द उसे याद आए उनका उपयोग किया। उनके लिए ये बिल्कुल नया अनुभव था। जैसे पत्र आज उसने लिखे वैसे ही पत्र उसके पास कितनी ही बार आ चुके थे। उन पत्रों को पढ़कर उसका हृदय कितना द्रवित हो जाता था, पर विवश होकर उसे बहाने करने पड़ते थे। क्या रमेश बाबू भी बहाना कर जाएंगे? उनकी आमदनी ज़्यादा है, खर्च कम है, वो चाहे तो रुपए का इंतज़ाम कर सकते हैं। क्या मेरे साथ इतना सुलूक भी न करेंगे? अब तक दोनों लड़के लौटकर नहीं आए। वो द्वार पर टहलने लगा। रतन की मोटर अभी तक खड़ी थी। इतने में रतन बाहर से आई और उसे टहलते देखकर भी कुछ बोली नहीं। मोटर पर बैठी और चल दी। दोनों कहाँ रह गए अब तक? कहीं खेलने लग गए होंगे। शैतान तो है ही। जो कहीं रमेश रुपए दे दें तो चांदी है। मैंने 200 नाहक मांगे, शायद इतने रुपए उनके पास ना हो। ससुराल वालों की नोच खसोट से कुछ रहने भी तो नहीं पाता। मणिक चाहे तो 1500 दे सकता है, लेकिन देखा जाएगा। आज परीक्षा हो जाएगी इनकी। आज अगर इन लोगों ने रुपए न दिए तो फिर कभी बात भी न पूछूंगा। किसी का नौकर नहीं हूं कि जब वो शतरंज खेलने को बुलाएं तो दौड़ा चला जाऊं मैं। रमा किसी की आहट पाता तो उसका दिल जोर से धड़कने लगता था। आखिर विशंभर लौटा। माणिक ने लिखा था, आजकल मैं बहुत तंग हूं भाई, मैं तो तुम्ही से मांगने वाला था। रमा ने पुर्जा फाड़कर फेंक दिया। मतलब ही कहीं का। अगर सब इंस्पेक्टर ने मांगा होता तो पुर्जा देखते ही रुपए लेकर दौड़ जाते। खैर, देखा जाएगा इनको भी। चुंगी के लिए माल तो आएगा ही, इसकी कसर तब निकल जाएगी। इतने में गोपी भी लौटा। रमेश ने लिखा था, मैंने अपने जीवन में 2-4 नियम बना लिए हैं और बड़ी कठोरता से उनका पालन करता हूँ। उनमें से एक नियम यह भी है कि मित्रों से लेन देन का व्यवहार नहीं करूँगा। अभी तुम्हें अनुभव नहीं हुआ है, लेकिन कुछ दिनों में हो जाएगा कि जहाँ मित्रों से लेन देन शुरू हुआ वहाँ मनमुटाव होते देर नहीं लगती। तुम मेरे प्यारे दोस्त हो, मैं तुमसे दुश्मनी नहीं करना चाहता, इसलिए मुझे क्षमा करो।
रमा ने इस पत्र को भी फाड़कर फेंक दिया और कुर्सी पर बैठकर दीपक की ओर टकटकी बांधकर देखने लगा। दीपक उसे दिखाई देता था, इसमें संदेह नहीं। इतना ही एकाग्रता से वो कदाचित आकाश की काली अमेघ मेघ राशि की ओर ताकता। मन की एक दशा वो भी होती है जब आंखें खुली होती हैं और कुछ नहीं सूझता, कान खुले रहते हैं और कुछ भी सुनाई नहीं देता। संध्या हो गई थी। म्युनिसिपैलिटी के अहाते में सन्नाटा छा गया था। कर्मचारी एक एक करके जा रहे थे। मेहतर कमरों में झाड़ू लगाने आ गए थे। चपरासियों ने भी जूते पहनना शुरू कर दिया था। खोचे वाले दिन भर की बिक्री के पैसे गिन रहे थे, पर रमानाथ अपनी कुर्सी पर बैठा रजिस्टर लिख रहा था। आज भी वो प्रातःकाल आया था, पर आज भी कोई बड़ा शिकार नहीं फंसा। वही 10 रुपए मिलकर रह गए। अब अपनी आबरू बचाने का उसके पास और क्या उपाय था। रमा ने रतन को झांसा देने की ठान ली। वो खूब जानता था कि रतन की ये अधीरता केवल इसीलिए है कि शायद उसके रुपए मैंने खर्च कर दिए। अगर उसे मालूम हो जाए कि उसके रुपए तत्काल मिल सकते हैं तो वो शांत हो जाएगी। रमा उसे रुपए से भरी हुई थैली दिखाकर उसका संदेह मिटा देना चाहता था। वो खजांची साहब के चले जाने की राह देख रहा था। उसने आज जानबूझकर देर की थी। आज की आमदनी के 800 रुपये उसके पास थे। इसे वो अपने घर ले जाना चाहता था। खजांची ठीक 4 बजे उठा। उसे क्या गरज थी कि रमा से आज की आमदनी मांगता। रुपए गिनने से ही छुट्टी मिली। दिन भर वही लिखते लिखते और रुपए गिनते गिनते बेचारी की कमर दुख रही थी। रमा को जब मालूम हो गया कि खजांची साहब दूर निकल गए होंगे तो उसने रजिस्टर बंद कर दिया और चपरासी से बोला, थैली उठाओ, चलकर जमा कराएं। चपरासी ने कहा, खजांची बाबू तो चले गए। रमा ने आंखें गाड़कर कहा, खजांची बाबू चले गए? तुमने मुझसे पहले क्यों नहीं कहा? अभी कितनी दूर गए होंगे? चपरासी, सड़क के नुक्कड़ तक पहुंचे होंगे। रमानाथ, ये आमदनी कैसे जमा होगी? चपरासी, हुक्म हो तो मैं उन्हें बुला लाऊं? रमानाथ, अजी जाओ भी, अब तक तो कहा नहीं, अब उन्हें आधे रास्ते से बुलाने जाओगे? हो तुम भी निरे बचिया के ताऊ, आज ज्यादा छान गए थे क्या? खैर, रुपए इसी दराज में रखे रहेंगे, तुम्हारी जिम्मेदारी होगी। चपरासी, नहीं बाबू साहब, मैं यहाँ रुपया नहीं रखने दूंगा। सब घड़ी बराबर नहीं जाती। कहीं रुपए उठ जाएं तो मैं बेगुनाह मारा जाऊं। सुबीते का ताला भी तो नहीं है यहाँ। रमानाथ, तो फिर ये रुपए कहाँ रखूं? चपरासी, हुजूर आप अपने साथ लेते जाएं। रमा तो ये चाहता ही था। एक इक्का मंगवाया, उस पर रुपयों की थैली रखी और घर चला गया। सोचता जाता था कि अगर रतन भपकी में आ गई तो क्या? कह दूंगा कि 2 ही 4 दिन की कसर है। रुपए सामने देखकर उसे कुछ तसल्ली भी हो जाएगी। जालपा ने थैली देखकर पूछा, क्या कंगन नहीं मिला? रमानाथ, अभी तैयार नहीं था। मैंने समझा रुपए लेता चलूं जिससे उन्हें तस्कीन हो जाए। जालपा, सराफ ने क्या कहा? रमानाथ, कहा क्या? आजकल करता है। अभी रतन देवी आई नहीं? जालपा, आती ही होगी, उसे चैन कहाँ है। जब चिराग जले तक रतन नहीं आई तो रमा ने समझा कि अब नहीं आएगी। रुपए अलमारी में रख दिए और घूमने चल दिया। अभी उसे गए 10 मिनट भी न हुए होंगे कि रतन आ पहुंची और आते ही आते बोली, कंगन तो आ गए होंगे। जालपा, हाँ आ गए हैं, पहन लो। बेचारे कई दफ़ा सराफ के पास गए, अभागा देता ही नहीं, हीले हवाले करता है। रतन, कैसा सराफ है कि इतने दिन से हीले हवाले कर रहा है? मैं जानती कि रुपए झमेले में पड़ जाएंगे तो देती ही क्यों? ना रुपए मिलते हैं ना कंगन मिलता है। रतन ने ये बात कुछ ऐसे अविश्वास के भाव से कही कि जालपा जल उठी। गर्व से बोली, आपके रुपए रखे हुए हैं, जब चाहिए ले जाइए। अपने बस की बात तो है नहीं, आखिर जब सराफ देगा तभी तो लाएंगे ना। रतन, कुछ वादा करता है कि कब तक देगा? जालपा, उसके वादों का क्या ठीक, सैकड़ों वादे तो कर चुका है। रतन, तो इसके मानी ये हैं कि अब वो चीज़ नहीं बनाएगा। जालपा, अब आप जो चाहे समझ लीजिए। रतन, तो मेरे रुपए ही दे दो, बाज आई ऐसे कंगन से। जालपा झमक कर उठी, अलमारी से थैली निकाली और रतन के सामने पटक कर बोली, ये आपके रुपए रखे हैं, गिन लीजिए और ले जाइए। वास्तव में रतन की अधीरता का कारण वही था जो रमा ने समझा था। उसे भ्रम हो रहा था कि इन लोगों ने मेरे रुपए खर्च कर डाले, इसीलिए वो बार बार कंगन का तकाजा करती थी। रुपए देखकर उसका भ्रम शांत हो गया। कुछ लज्जित होकर बोली, अगर 2-4 दिन में देने का वादा करता हो तो रुपए रहने दो। जालपा,
मुझे तो आशा नहीं है कि इतनी जल्दी दे दे। जब चीज़ तैयार हो जाएगी तो रुपए मांग लिए जाएंगे। रतन, क्या जाने उस वक्त मेरे पास रुपए रहें या ना रहें। रुपए आते तो दिखाई देते हैं, जाते नहीं दिखाई देते। न जाने किस तरह उड़ जाते हैं। अपने ही पास रख लो तो क्या बुरा है। जालपा, तो यहाँ भी तो वही हाल है। फिर पराई रकम घर में रखना जोखिम की बात भी तो है। कोई गोलमाल हो जाए तो व्यर्थ का दंड देना पड़े। मेरे ब्याह के चौथे ही दिन मेरे सारे गहने चोरी चले गए थे। हम लोग जागते ही रहे, पर न जाने कब आंख लग गई और चोरों ने अपना काम कर लिया। 10,000 की चपत लग गई थी। कहीं वही दुर्घटना फिर हो जाए तो कहीं के ना रहेंगे। रतन, अच्छा, अच्छी बात है। फिर तो मैं रुपए लिए जाती हूँ, मगर देखना निश्चिंत न हो जाना। बाबूजी से कह देना सर्राफ का पिंड नहीं छोड़ेंगे। रतन चली गई। जालपा खुश थी कि सिर से बोझ टला। बहुधा हमारे जीवन पर उन्हीं के हाथों कठोरतम आघात होता है जो हमारे सच्चे हितैषी होते हैं। रमा कोई 9 बजे घूमकर लौटा। जालपा रसोई बना रही थी। उसे देखते ही बोली, रतन आई थी, मैंने उसके सब रुपए दे दिए हैं। रमा के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। आंखें फैलाकर माथे पर जा पहुंची। घबराकर बोला, क्या कहा? रतन को रुपए दे दिए तुमने? तुमसे किसने कहा था कि उसे रुपए दे देना? जालपा, उसी के रुपए तो थे, तुमने लाकर रखे थे। तुम खुद उसका इंतजार कर रहे थे। तुम्हारे जाते ही वो आई और कंगन मांगने लगी। मैंने झल्लाकर उसके रुपए फेंक दिए। रमा ने सावधान होकर कहा, उसने रुपए मांगे तो नहीं थे। जालपा, मांगे क्यों नहीं? हाँ, जब मैंने दे दिए तो अलबत्ता कहने लगी कि इसे क्यों लौटाती हो, अपने पास ही रहने दो। मैंने कह दिया, ऐसी शक्की मिजाज वालों का रुपया मैं नहीं रखती। रमानाथ, ईश्वर के लिए तुम मुझसे पूछे बिना ऐसे काम मत किया करो। जालपा, तो अभी क्या हुआ है? उसके पास जाकर रुपए मांग लाओ। अगर अभी से रुपए घर में लाकर अपने जी का जंजाल क्यों मोल लोगे? रमा इतना निस्तेज हो गया कि जालपा पर बिगड़ने की भी शक्ति उसमें नहीं रही। रुआसा होकर नीचे चला गया और स्थिति पर विचार करने लगा। जालपा पर बिगड़ना अन्याय था। जब रमा ने साफ कह दिया कि ये रुपए रतन के हैं और इसका संकेत तक न दिया कि मुझसे पूछे बगैर रतन को रुपए मत देना, तो जालपा का इसमें कोई अपराध नहीं। उसने सोचा, इस समय झल्लाने और बिगड़ने से समस्या हल तो होगी नहीं। शांत चित्त होकर विचार करने की आवश्यकता थी। रतन से रुपए वापस लेना अनिवार्य था। जिस समय वो यहाँ आई है, अगर मैं खुद मौजूद होता तो कितनी खूबसूरती से सारी मुश्किल आसान हो जाती। मुझे क्या शामत सवार थी कि घूमने निकला। एक दिन नहीं घूमने जाता तो कौन मरा जाता था। कोई गुप्त शक्ति मेरा अनिष्ट करने पर उतर गई है। 10 मिनट की अनुपस्थिति ने सारा खेल बिगाड़ दिया। वो कह रही थी कि रुपए रख लीजिए। जालपा ने जरा समझ से काम लिया होता तो ये नौबत काहे आती। लेकिन फिर मैं बीती हुई बातें सोचने लगा। समस्या तो है कि रतन से रुपए वापस कैसे लिए जाएं। क्यों न चलकर कहूँ कि रुपए लौटाने से आप नाराज हो गई हैं। असल में मैं आपके लिए रुपए नहीं लाया था। सराफ से तो मैं इसलिए मांग लाया था कि जिसमें वो चीज़ बनाकर दे दे। संभव है वो खुद ही लज्जत होकर क्षमा मांगे और रुपए वापस दे दे। बस इस वक्त वहाँ जाना चाहिए। ये निश्चय करके उसने घड़ी पर नज़र डाली। 8:30 बजे थे। अंधकार छाया हुआ था। ऐसे समय रतन के घर के बाहर तो जा नहीं सकती। रमा ने साइकिल उठाई और रतन से मिलने चला गया। रतन के बंगले पर आज बड़ी बहार थी। यहाँ नित्य ही कोई न कोई उत्सव, दावत, पार्टी होती रहती थी। रतन का एकांत नीरस जीवन इन विषयों की ओर उसी भांति लपकता था जैसे प्यासा पानी की ओर लपकता है। इस वक्त वहाँ बच्चों का जमघट था। एक आम के वृक्ष में झूला पड़ा हुआ था। बिजली की बत्तियां जल रही थी। बच्चे झूला झूल रहे थे और रतन खड़ी झुला रही थी। हू हा मचा हुआ था। वकील साहब इस मौसम में भी उन्हीं ओवरकोट पहने बरामदे में बैठे सिगार पी रहे थे। रमा की इच्छा हुई कि झूले के पास जाकर रतन से बातें करे, पर वकील साहब को खड़े देखकर वो संकोच के मारे उधर नहीं जा सका। वकील साहब ने उसे देखते ही हाथ बढ़ा दिया और बोले, अरे आओ रमा बाबू, कहो तुम्हारे म्युनिसिपल बोर्ड की क्या खबरें हैं? रमा ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा, कोई नई बात तो नहीं हुई। वकील, आपके बोर्ड में लड़कियों की अनिवार्य शिक्षा का प्रस्ताव कब पास होगा? और कई बोर्डों ने तो पास कर दिया है। जब तक स्त्रियों की शिक्षा का काफी प्रचार न होगा, हमारा कभी उद्धार नहीं हो सकेगा। आप तो यूरोप गए होंगे ना? ओह, क्या आज़ादी है, क्या दौलत है, क्या जीवन है, क्या उत्साह है वहाँ। बस मालूम होता है कि यही स्वर्ग है और स्त्रियां भी सचमुच देवियां हैं।
इतनी हंसमुख, इतनी स्वच्छंद, ये सब स्त्री शिक्षा का प्रसाद ही तो है। रमा ने समाचार पत्रों में इन देशों का जो थोड़ा बहुत हाल पढ़ा था उसके आधार पर बोला, वहाँ स्त्रियों का आचरण तो बहुत अच्छा नहीं है। वकील, नॉनसेंस, अपने अपने देश की प्रथा है। आप एक युवती को किसी युवक के साथ एकांत में विचरते देखकर दांतों तले उंगली दबाते हैं। आपका अंतःकरण इतना मलिन हो गया है कि स्त्री पुरुष को एक जगह देखकर आप संदेह किए बिना नहीं रह सकते। पर जहाँ लड़के और लड़कियाँ एक साथ शिक्षा पाते हैं, वहाँ ये जाति भेद बहुत महत्व की वस्तु नहीं रह जाती। आपस में स्नेह और सहानुभूति, इतनी बातें पैदा हो ही जाती हैं कि कामुकता का अंश बहुत थोड़ा रह जाता है। ये समझ लीजिए कि जिस देश में स्त्रियों की जितनी अधिक स्वाधीनता है, वो देश उतना ही सभ्य है। स्त्रियों को कैद में, पर्दे में या पुरुषों से कोसों दूर रखने का तात्पर्य यही निकलता है कि आपके यहाँ जनता इतनी आचार भ्रष्ट है कि स्त्रियों का अपमान करने में जरा भी संकोच नहीं करती है। युवकों के लिए राजनीति, धर्म, ललित कला, साहित्य, दर्शन, इतिहास, विज्ञान और हजारों ही ऐसे विषय हैं जिनके आधार पर वो युवतियों से गहरी दोस्ती पैदा कर सकते हैं। कामलिप्सा उन देशों के लिए आकर्षण का प्रधान विषय है जहां लोगों की मनोवृत्तियां संकुचित रहती हैं। मैं साल भर यूरोप और अमेरिका में रह चुका हूँ। कितनी ही सुंदरियों के साथ मेरी दोस्ती थी। उनके साथ खेला हूँ, नाचा भी हूँ, पर कभी मुंह से ऐसा शब्द ना निकलता था जिसे सुनकर किसी युवती को लज्जा से सिर झुकाना पड़े। और फिर अच्छे और बुरे कहाँ नहीं हैं। रमा को इस समय इन बातों में कोई आनंद नहीं आ रहा था। वो तो इस समय दूसरी ही चिंता में मगन था। वकील साहब ने फिर कहा, जब तक हम स्त्री पुरुषों को अबाध रूप से अपना अपना मानसिक विकास न करने देंगे, हम अवनति की ओर खिसकते चले जाएंगे। बंधनों से समाज का पैर न बांधिए, उसके गले में कैदी की जंजीर न डालिए। विधवा विवाह का प्रचार कीजिए, खूब जोरों से कीजिए, लेकिन ये बात मेरी समझ में नहीं आती कि जब कोई अधेड़ आदमी किसी युवती से ब्याह कर लेता है तो क्यों अखबारों में इतना कोहराम मच जाता है। यूरोप में 80 बरस के बूढ़े युवतियों से ब्याह करते हैं, 70 बरस की वृद्धाएं युवकों से विवाह करती हैं। कोई कुछ नहीं कहता, किसी को कानो कान खबर भी नहीं होती है। हम बूढ़ों को मरने के पहले ही मार डालना चाहते हैं। हालांकि मनुष्य को कभी किसी सहगामिनी की जरूरत होती है तो वो बुढ़ापे में, जब हम उसे हरदम किसी अवलंब की इच्छा होती है, जब वो परमुखापेक्षी हो जाता है। रमा का ध्यान झूले की ओर था। किसी तरह रतन से दो दो बातें करने का अवसर मिले। इस समय उसकी सबसे बड़ी कामना यही थी। उसका वहां जाना शिष्टाचार के विरुद्ध था। आखिर उसने एक क्षण के बाद झूले की ओर देखकर कहा, ये इतने लड़के किधर से आ गए आज। वकील, रतन बाई को बाल समाज से बड़ा स्नेह है। न जाने कहां कहां से इतने लड़के जमा हो जाते हैं। अगर आपको बच्चों से प्यार हो तो जाइए। रमा तो ये चाहता ही था। झट झूले के पास जा पहुंचा। रतन उसे देखकर मुस्कुराई और बोली, इन शैतानों ने मेरी नाक में दम कर रखा है। झूले से इन सब का पेट ही नहीं भरता। आइए जरा आप भी बेगार कीजिए, मैं तो बहुत थक गई हूँ। ये कहकर वो पक्के चबूतरे पर बैठ गई। रमा झोंके देने लगा। बच्चों ने नया आदमी देखा तो सबके सब अपनी बारी के लिए उतावले होने लगे। रतन के हाथों 2 बारियां तो आ चुकी थीं, पर यह कैसे हो सकता था कि कुछ लड़के तो तीसरी बार झूले और बाकी बैठे मुंह ताके। 2 उतरते तो 4 झूले पर बैठ जाते। रमा को बच्चों से नाम मात्र को भी प्रेम नहीं था, पर इस वक्त वो फंस गया था। क्या करता। आखिर आधा घंटे की बेगार के बाद उसका जी उब गया। घड़ी में 9:30 बज रहे थे। मतलब की बात कैसे छेड़े। रतन तो झूले में इतनी मगन थी मानो उसे रुपयों की कोई सुध ही नहीं। सहसा रतन ने झूले के पास जाकर कहा, बाबूजी मैं बैठती हूँ, मुझे झुलाइए, मगर नीचे से नहीं, झूले पर खड़े होकर पेंग मारिए। रमा बचपन ही से झूले पर बैठते डरता था। एक बार मित्रों ने जबरदस्ती झूले पर बिठा दिया तो उसे चक्कर आने लगा, पर इस अनुरोध ने उसे झूले पर आने के लिए मजबूर कर दिया। अपनी अयोग्यता कैसे प्रकट करे। रतन 2 बच्चों को लेकर बैठ गई और ये गीत गाने लगी, कदम की डरिया झूला पड़ गयोरी, राधा रानी झूलन आई। रमा झूले पर खड़ा होकर पेंग मारने लगा, लेकिन उसके पांव कांप रहे थे और दिल बैठा जाता था। जब झूला ऊपर से फिरता था तो उसे ऐसा जान पड़ता था मानो कोई तरल वस्तु उसके वक्ष में चुभती जा रही है और रतन लड़कियों के साथ गाए जा रही थी। एक क्षण के बाद रतन ने कहा, जरा और बढ़ाइए साहब, आपसे तो झूला बढ़ता ही नहीं। रमा ने लज्जित होकर कहा, और जोर लगाया पर झूला न बढ़ा। रमा के सिर में चक्कर आने लगा। रतन, आपको पेंग मारना नहीं आता, कभी झूला नहीं झूले आप? रमा ने झिझकते हुए कहा,
हाँ, इधर तो वर्षों से नहीं बैठा। रतन, तो आप इन बच्चों को संभाल कर बैठिए, मैं आपको झुलाती हूँ। अगर उस डाल से न छू लीजिएगा तो कहिएगा। रमा के प्राण सूख गए। बोला, आज तो बहुत देर हो गई है, मैं फिर कभी आऊँगा। रतन, अजी अभी क्या देर हो गई है, 10 भी नहीं बजे, घबराइए नहीं, अभी तो बहुत रात पड़ी है। खूब झूल कर जाइएगा, कल जालपा को लाइएगा, हम दोनों झूलेंगे। रमा झूले पर से उतर आया तो उसका चेहरा सहमा हुआ था। मालूम होता था कि अब गिरा अब गिरा। वो लड़खड़ाता हुआ साइकिल की ओर चला और उस पर बैठकर तुरंत घर भागा। कुछ दूर तक उसे कुछ होश ही न रहा। पांव आप ही आप पैडल घुमाते जाते थे। आधी दूर जाने के बाद उसे होश आया। उसने साइकिल घुमा दी, कुछ दूर चला, फिर उतरकर सोचने लगा कि आज संकोच में पड़कर कैसी बाजी हाथ से खोई। वहां से चुपचाप अपना सा मुंह लिए लौट आया। क्यों उसके मुंह से आवाज नहीं निकली? रतन कुछ हवा तो थी नहीं जो उसे खा जाती। सहसा उसे याद आया कि थैली में 800 रुपए थे। जालपा ने झुंझलाकर थैली की थैली उसके हवाले कर दी। शायद उसने गिना भी नहीं तो जरूर कहती। कहीं ऐसा न हो थैली किसी को दे दे या रुपयों में मिला दे तो गजब हो जाए। कहीं का ना रहूंगा, क्यों ना इसी वक्त चलकर बेशी रुपए मांग लाऊं। लेकिन देर बहुत हो गई है, सवेरे फिर आना पड़ेगा। मगर ये 200 रुपये मिल भी गए तब भी तो 500 रुपये की कमी रहेगी। उसका क्या प्रबंध होगा? ईश्वर ही बेड़ा पार लगाए तो लग सकता है। सवेरे कुछ प्रबंध न हुआ तो क्या होगा, ये सोचकर वो कांप उठा। जीवन में ऐसे अवसर भी आते हैं जब निराशा में भी हमें आशा होती है। रमा ने सोचा, एक बार फिर गंगू के पास चलूं, शायद दुकान मिल जाए, उसके हाथ पांव जोड़ लूं, संभव है उसे कुछ दया आ जाए। वो सराफे जा पहुंचा मगर गंगू की दुकान बंद थी। वो लौटा ही था कि चरणदास आता हुआ दिखाई दिया। रमा को देखते ही बोला, बाबूजी, आपने तो इधर आना ही छोड़ दिया, कहिए रुपए कब तक मिलेंगे? रमा ने विनम्र भाव से कहा, अब बहुत जल्दी मिलेंगे भाई, देर नहीं है। देखो गंगू के रुपए चुकाए हैं, अब की तुम्हारी बारी है। चरणदास बोला, वो सब किस्सा मालूम है। गंगू ने होशियारी से अपने रुपए न लिए होते तो हमारी तरह टापा करते। साल भर हो गया है, रुपए सैकड़े का सूद भी रखिए तो 84 रुपए होते हैं। कल आकर हिसाब कर जाइए, सब नहीं तो आधा तिहाई कुछ तो दे दीजिए मुझे। लेते देते रहने से मालिक को ढाढ़स रहता है, कान में तेल डालकर बैठे रहने से तो उसे भी शंका होने लगती है कि इनकी नीयत खराब है। तो आप कल कब आएंगे? रमानाथ, भाई कल मैं रुपए लेकर तो ना आ सकूंगा, यूं जब कहो तब चला आऊं। क्यों, इस वक्त अपने सेठ जी से 400-500 रुपए का बंदोबस्त न करा दोगे? तुम्हारी मुट्ठी भी गर्म कर दूंगा। चरणदास, कहाँ की बात लिए फिरते हो बाबूजी, सेठ जी एक कौड़ी भी नहीं देंगे। उन्होंने यही बहुत सलूक किया कि नालिश नहीं कर दी। आपके पीछे मुझे बातें सुननी पड़ती हैं, क्या बड़े मुंशी जी से कहना पड़ेगा? रमा ने झल्लाकर कहा, तुम्हारा देनदार मैं हूं, बड़े मुंशी नहीं है। मैं मर नहीं गया हूं या घर छोड़कर भागा नहीं जाता हूं, इतने अधीर क्यों हुए जाते हो? चरणदास, साल भर हुआ एक कौड़ी नहीं मिली, अधीर न हो तो क्या हो, कल कम से कम 200 की गिरवी रख के जाइएगा। रमानाथ, मैंने कह दिया मेरे पास अभी रुपए नहीं है। चरणदास, रोज गठरी काट काट कर रखते हो, उस पर कहते हो कि रुपए नहीं है। कल रुपए जुटा रखना, कल आदमी जरूर आएगा। रमा ने उसका कोई जवाब न दिया, आगे बढ़ गया। उधर आया ही था कि कुछ काम निकलेगा, उल्टे उसका तकाजा सहना पड़ा। कहीं दुष्ट सचमुच बाबूजी के पास तकाजा ना भेज दे, आग ही हो जाएंगे। जालपा भी समझेगी कि कैसा लबाड़िया आदमी है। इस समय रमा की आंखों से आंसू तो न निकलते थे, पर उसका एक एक रोआ रो रहा था। जालपा से अपनी असली हालत छिपाकर उसने कितनी भारी भूल की थी। वो समझदार औरत है, मगर उसे मालूम हो जाता कि मेरे घर में भूंजी भांग भी नहीं है तो वो मुझे कभी उधार गहने न लेने देती। उसने तो कभी अपने मुंह से कुछ भी नहीं कहा। मैं ही अपनी शान जमाने के लिए मरा जा रहा था। इतना बड़ा बोझ सिर पर लेकर भी मैंने क्यों किफ़ायत से काम नहीं लिया? मुझे एक एक पैसा दांतों से पकड़ना चाहिए था। साल भर में मेरी आमदनी सब मिलाकर 1000 से कम नहीं हुई होगी। अगर किफ़ायत से चलता तो इन दोनों महाजनों के आधे आधे रुपए ज़रूर अदा हो जाते, मगर यहाँ तो सिर पर शामत सवार थी। इसकी क्या जरूरत थी कि जालपा मोहल्ले भर की औरतों को जमा करके रोज सैर करने जाती, सैकड़ों रुपए तो तांगे वाला ही मार गया होगा। मगर यहाँ तो उस पर रौब जमाने की पड़ी हुई थी। सारा बाजार जान जाए कि लाला निरे लफंगे हैं, पर अपनी स्त्री न जानने पाए। वाहरी बुद्धि।
दरवाजे के लिए पर्दों की क्या जरूरत थी? 2 लैंप क्यों लाया? नई निवाड़ लेकर चारपाइयाँ क्यों बनवाई? उसने रास्ते ही में उन खर्चों का हिसाब तैयार कर लिया जिन्हें उसकी हैसियत के आदमी को टालना चाहिए था। आदमी जब तक स्वस्थ रहता है उसे इसकी चिंता नहीं रहती कि वो क्या खाता है, कितना खाता है, कब खाता है। लेकिन जब कोई विकार उत्पन्न हो जाता है तो उसे याद आती है कि कल मैंने पकौड़ियाँ खाई थी। विजय बहुमुखी होती है, पराजय अंतर्मुखी। जालपा ने पूछा, ये कहाँ चले गए थे तुम? बड़ी देर लगा दी। रमानाथ, तुम्हारे कारण रतन के बंगले पर जाना पड़ा। तुमने सब रुपए उठाकर दे दिए, उसमें 200 रुपए मेरे भी थे। जालपा, तो मुझे क्या मालूम था? तुमने कहा भी तो नहीं था। मगर उनके पास से रुपए कहीं जा नहीं सकते, वो आप ही भेज देंगी। रमानाथ, माना, पर सरकारी रकम तो कल दाखिल करनी पड़ेगी ना। जालपा, कल मुझसे 200 रुपए ले जाना, मेरे पास हैं। रमा को विश्वास नहीं आया, बोला, कहीं हो ना तुम्हारे पास, इतने रुपए कहाँ से आए? जालपा, तुम्हें इससे क्या मतलब? मैं तो 200 रुपए देने को कहती हूँ। रमा का चेहरा खिल उठा, कुछ कुछ आशा बंधी। 200 रुपए ये दे दे, 200 रुपए रतन से ले लूँ, 100 रुपए मेरे पास है ही, तो कुल 300 की कमी रह जाएगी। मगर यही 300 रुपए कहाँ से आएंगे? ऐसा कोई नज़र नहीं आता था जिससे इतने रुपए मिलने की आशा की जा सके। हाँ, अगर रतन सब रुपए दे दे तो बिगड़ी बात बन जाए। आशा का यही एक आधार रह गया था। जब वो खाना खाकर लेटा तो जालपा ने कहा, आज तुम किस सोच में पड़े हो? रमानाथ, सोच किस बात का है? क्या मैं उदास हूँ? जालपा, हाँ, किसी चिंता में तो पड़े हुए हो, मगर मुझसे बताते नहीं हो। रमानाथ, ऐसी कोई बात हो तो तुमसे छुपाता क्या मैं? जालपा, वाह, तुम अपने दिल की बात मुझसे क्यों कहोगे? ऋषियों की आज्ञा नहीं है। रमानाथ, मैं उन ऋषियों के भक्तों में से नहीं हूँ। जालपा, वो तो तब मालूम होता जब मैं तुम्हारे हृदय में बैठकर देखती। रमानाथ, वहां तुम अपनी ही प्रतिमा देखती। रात को जालपा ने एक भयंकर स्वप्न देखा। वो चिल्ला पड़ी। रमा ने चौंक कर पूछा, क्या है? जालपा, क्या स्वप्न देख रही हो तुम? जालपा ने इधर उधर घबराई हुई आंखों से देखकर कहा, बड़े संकट में जान पड़ी थी, न जाने कैसा सपना देख रही थी। रमानाथ, क्या देखा? जालपा, क्या बताऊं, कुछ कहा ही नहीं जाता। देखती थी कि तुम्हें कई सिपाही पकड़े लिए जा रहे हैं। कितना भयंकर रूप था उनका। रमा का खून सूख गया। 2-4 दिन पहले इस स्वप्न को उसने हंसी में उड़ा दिया होता। इस समय वो अपने को सशंकित होने से रोक नहीं सका, पर बाहर से हंसकर बोला, तुमने सिपाहियों से पूछा नहीं कि इन्हें क्यों पकड़ कर लिए जाते हो? जालपा, तुम्हें हंसी सूझ रही है, मेरा तो हृदय ही कांप रहा है। थोड़ी देर के बाद रमा ने नींद में बकना शुरू किया, अम्मा, कहे देता हूँ, फिर मेरा मुंह न देखोगी, मैं डूब मरूंगा। जालपा को अभी तक नींद नहीं आई थी। भयभीत होकर उसने रमा को जोर से हिलाया और बोला, मुझे तो हंसते थे और खुद बकने लगे। सुनकर रोए खड़े हो गए। स्वप्न देख रहे थे क्या? रमा ने लज्जित होकर कहा, हाँ जी, न जाने क्या देख रहा था, कुछ याद नहीं। जालपा ने पूछा, अम्मा जी को क्यों धमका रहे थे? सच बताओ, क्या देखा तुमने? रमा ने सिर खुजलाते हुए कहा, कुछ याद नहीं आता, यूं ही बक रहा होऊंगा। जालपा, अच्छा तो करवट सोना, चित सोने से आदमी बकने लगता है। रमा करवट पौड़ गया, पर ऐसा जान पड़ता था मानो चिंता और शंका दोनों आंखों में बैठी हुई निद्रा के आक्रमण से उसकी रक्षा कर रही हैं। जागते हुए 2 बज गए। सहसा जालपा उठकर बैठ गई और सुराही से पानी उंडेलती हुई बोली, बड़ी प्यास लगी थी, क्या तुम अभी तक जाग ही रहे हो? रमा, हाँ जी, नींद उचट गई है। मैं सोच रहा था तुम्हारे पास 200 रुपये कहाँ से आ गए, मुझे इसका आश्चर्य है। जालपा, ये रुपए मैं मायके से लाई थी, कुछ विदाई में मिले थे, कुछ पहले से रखे थे। रमानाथ, तब तो तुम रुपए जमा करने में बड़ी कुशल हो, यहाँ क्यों नहीं कुछ जमा किया? जालपा ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हें पाकर अब रुपए की परवाह नहीं रही। रमानाथ, अपने भाग्य को कोसती होगी। जालपा, भाग्य को क्यों कोसूं? भाग्य को वो औरतें रोएं जिनका पति निखट्टू हो, शराबी हो, दुराचारी हो, रोगी हो, तानों से स्त्री को छेदता रहे, बात बात पर बिगड़े। पुरुष मन का हो तो स्त्री उसके साथ उपवास करके भी प्रसन्न रहती है। रमा ने विनोद भाव से कहा, तो मैं तुम्हारे मन का हूं? जालपा ने प्रेमपूर्ण गर्व से कहा, मेरी जो आशा थी उससे तुम कहीं बढ़कर निकले। मेरी 3 सहेलियां हैं,
एक का भी पति ऐसा नहीं है। एक एमए है पर सदा रोगी, दूसरा विद्वान भी है और धनी भी पर वैश्यागामी है, तीसरा घुरगुस्सू है और बिल्कुल निखट्टू। रमा का हृदय गदगद हो उठा। ऐसी प्रेम की मूर्ति और दया की देवी के साथ उसने कितना बड़ा विश्वासघात किया। इतना दुराव रखने पर भी जब इसे मुझसे इतना प्रेम है तो मैं अगर उसके निष्कपट होकर रहता तो मेरा जीवन कितना आनंदमय हो जाता। प्रातःकाल रमा ने रतन के पास अपना आदमी भेजा। खत में लिखा, मुझे बड़ा खेद है कि कल जालपा ने आपके साथ ऐसा व्यवहार किया जो उसे नहीं करना चाहिए था। मेरा विचार ये कदापि न था कि रुपए आपको लौटा दूं। मैंने सराफ को ताकीद करने के लिए उससे रुपए लिए थे। कंगन 2-4 दिन में अवश्य मिल जाएंगे। आप रुपए भेज दीजिए। उसी थैली में 200 रुपये मेरे भी थे, वो भी भेजिएगा। अपने सम्मान की रक्षा करते हुए जितनी विनम्रता उससे हो सकती थी उसमें उसने कोई कसर नहीं रखी थी। जब तक आदमी लौट कर ना आया वो बड़ी व्यग्रता से उसकी राह देखता रहा। कभी सोचता कहीं बहाना न कर दे, या घर पर मिले ही नहीं, या 2-4 दिन के बाद देने का वादा करे। सारा दारोमदार रतन के रुपए पर था। अगर रतन ने साफ जवाब दे दिया तो फिर तो सर्वनाश है। उसकी कल्पना से ही रमा के प्राण सूखे जा रहे थे। आखिर 9 बजे आदमी लौटा। रतन ने 200 रुपये तो दे दिए थे मगर खत का कोई जवाब न दिया था। रमा ने निराश आंखों से आकाश की ओर देखा। सोचने लगा कि रतन ने खत का जवाब क्यों नहीं दिया। मामूली शिष्टाचार भी नहीं जानती। कितनी मक्कार औरत है। रात को ऐसा मालूम होता था कि साधुता और सज्जनता की प्रतिमा ही है, पर दिल में ये गुबार भरा हुआ था। शेष रुपयों की चिंता में रमा को नहाने खाने की भी सुध न रही। कहार अंदर गया तो जालपा ने पूछा, तुम्हें कुछ काम धंधे की भी खबर है कि मटर गश्ती ही करते रहोगे? 10 बज रहे हैं और अभी तक तरकारी भाजी का कहीं पता नहीं। कहार ने त्योरियां बदलकर कहा, तो का 4 हाथ गोड़ कर ले काम में तो का गवा रहीनबू बाबू मेम साहब के 30 रुपया लेबे के भेजिन रहा। जालपा, कौन मेम साहब? कहार, जॉन मोटर पर चढ़कर आवत है। जालपा, तो लाए रुपए? कहार, लाए काहे नहीं, पृथ्वी के छोर पर तो रहत है, दौरत दौरत गोड़ पिलाए लाग। जालपा, अच्छा चटपट चटपट जाकर तरकारी लेके आओ अब। कहार तो उधर गया। रमा रुपए लिए हुए अंदर पहुंचा तो जालपा ने कहा, तुमने अपने रुपए रतन के पास से मंगवा लिए ना, अब तो मुझसे नहीं लोगे? रमा ने उदासीन भाव से कहा, मत दो। जालपा, मैंने कह दिया था रुपए दे दूंगी, तुम्हें इतनी जल्दी मांगने की क्यों सूझी? समझी होगी इन्हें मेरा इतना विश्वास भी नहीं। रमा ने हताश होकर कहा, मैंने रुपए नहीं मांगे थे, केवल इतना लिख दिया था कि थैली में 200 रुपये ज़्यादा हैं, उसने आप ही भेज दिए थे। जालपा ने हंसकर कहा, मेरे रुपए बड़े भाग्यवान हैं। दिखाऊं? चुन चुन कर नए रुपए रखे हैं, सब इसी साल के हैं, चमाचम, देखो तो आंखें ठंडी हो जाएंगी। इतने में किसी ने नीचे से आवाज़ दी, बाबूजी सेठ जी ने रुपए के लिए भेजा है। दयानाथ स्नान करने अंदर जा रहे थे। सेठ के प्यादे को देखकर पूछा, कौन सेठ, कैसे रुपए? मेरे यहाँ किसी के रुपए नहीं आते। प्यादा, छोटे बाबू ने कुछ माल लिया था, साल भर हो गए, अभी तक पैसा नहीं दिया है। सेठ जी ने कहा, बात बिगड़ने पर रुपए दिए तो क्या दिए, आज कुछ जरूर दिलवा दीजिए। दयानाथ ने रमा को पुकारा और बोले, देखो किस सेठ का आदमी आया है, उसका कुछ हिसाब बाकी है, साफ क्यों नहीं कर देते कितना बाकी है इसका? रमा कुछ जवाब न देने पाया था कि प्यादा बोल उठा, पूरे 700 रुपये हैं बाबूजी। दयानाथ की आंखें फैलकर मस्तक तक पहुंच गईं। 700? क्यों जी, ये तो 700 कहता है। रमा ने टालने के इरादे से कहा, मुझे ठीक से मालूम नहीं। प्यादा, मालूम क्यों नहीं, पुर्जा तो मेरे पास है, तब से कुछ दिया ही नहीं, कम कहाँ से हो गए? रमा ने प्यादे को पुकार कर कहा, चलो तुम दुकान पर, मैं खुद आता हूँ। प्यादा, हम बिना कुछ लिए नहीं जाएंगे साहब, आप यूं ही टाल दिया करते हैं और बातें हमको सुननी पड़ती हैं। रमा सारी दुनिया के सामने जलील बन सकता था, किंतु पिता के सामने जलील बनना उसके लिए मौत से कम न था। जिस आदमी ने अपने जीवन में कभी हराम का एक पैसा न छुआ हो, जिसे किसी से उधार लेकर भोजन करने के बदले भूखों रहना मंजूर था, उसका लड़का इतना बेशर्म और बेगैरत हो। रमा पिता की आत्मा का ये घोर अपमान न कर सकता था। वो उन पर यह बात प्रकट न होने देना चाहता था कि उनका पुत्र उनके नाम को बट्टा लगा रहा है। कर्कश स्वाद से बोला, तुम अभी यहीं खड़े हो, हट जाओ,
नहीं तो धक्का देकर निकाल दिए जाओगे। प्यादा, हमारे रुपये दिलवाइए, हम चले जाएंगे। हमें क्या आपके द्वार पर मिठाई मिलती है? रमानाथ, तुम नहीं जाओगे, जाओ लाला से कह देना नालिश कर दें। दयानाथ ने डांट कर कहा, क्या बेशर्मी की बातें करते हो जी? जब फिरह में रुपए न थे तो चीज़ लाए ही क्यों? और लाए तो जैसे बने वैसे रुपए अदा करो। कह दिया नालिश कर दो। नालिश कर देगा तो किसकी आबरू रह जाएगी? इसका भी कुछ ख्याल है तुम्हें? सारे शहर में उंगलियां उठेंगी, मगर तुम्हें इसकी क्या परवाह? तुमको ये सूझी क्या कि एक बार की इतनी बड़ी गठरी सिर पर लाद ली? कोई शादी ब्याह का अवसर होता तो एक बात थी, और वो औरत कैसी है जो पति को ऐसी बेहुदगी करते देखती है और मना नहीं करती? आखिर तुमने क्या सोचकर ये कर्ज लिया? तुम्हारी ऐसी कुछ बड़ी आमदनी तो है नहीं। रमा को पिता की ये डांट बहुत बुरी लग रही थी। उसके विचार में पिता को इस विषय में कुछ बोलने का अधिकार ही न था। निसंकोच होकर बोला, आप नाहक इतना बिगड़ रहे हैं। आपसे रुपए मांगने आऊं तो कहिएगा, मैंने अपने वेतन से थोड़ा थोड़ा करके सब चुका दूंगा। अपने मन में उसने कहा, ये तो आप ही की करनी का फल है, आप ही के पाप का प्रायश्चित मैं कर रहा हूं। प्यादे ने पिता और पुत्र में वाद विवाद होते देखा तो चुपके से अपनी राह ली। मुंशी जी भुनभुनाते हुए स्नान करने चले गए। रमा ऊपर गया तो उसके मुंह पर लज्जा और ग्लानि की फटकार बरस रही थी। जिस अपमान से बचने के लिए वो डाल डाल पात पात भागता फिरता था, वो आखिर हो ही गया। इस अपमान के सामने सरकारी रुपयों की फिक्र भी गायब हो गई थी। कर्ज लेने वाले भला के हिम्मती होते हैं। साधारण बुद्धि का मनुष्य ऐसी परिस्थितियों में पड़कर घबरा उठता है, पर बैठकबाजों के माथे पर बल तक नहीं पड़ता। रमा अभी इस कला में दक्ष नहीं हुआ था। इस समय यदि यमदूत के प्राण हरने के लिए आता तो वह आंखों से दौड़कर उसका स्वागत करता। कैसे क्या होगा, ये शब्द उसके एक एक रोम से निकल रहा था। कैसे क्या होगा, इससे अधिक वो इस समस्या की और व्याख्यान न कर सकता था। यही प्रश्न एक सर्वव्यापी पिशाच की भांति उसे घूरता दिखाई देता था। कैसे क्या होगा, यही शब्द अगणित बगुलों की भांति चारों ओर उठते नजर आते थे। वो इस पर विचार न कर सकता था, केवल उसकी ओर से आंखें बंद कर सकता था। उसका चित्त इतना खिन्न हुआ कि आंखें सजल हो गईं। जालपा ने पूछा, तुमने तो कहा था कि इसके अब थोड़े ही रुपए बाकी हैं। रमा ने सिर झुकाकर कहा, ये दुष्ट झूठ बोल रहा था, मैंने कुछ रुपए दिए हैं। जालपा, दिए होते तो कोई रुपयों का तगाजा क्यों करता? जब तुम्हारी आमदनी इतनी कम थी तो गहने लिए ही क्यों? मैंने तो कभी जिद नहीं की थी, और मान लो मैं 2-4 बार कहती भी, तुम्हें समझ बूझ कर काम करना चाहिए था ना। अपने साथ मुझे भी 4 बातें सुनवा दी। आदमी सारी दुनिया से पर्दा रखता है, लेकिन अपनी स्त्री से पर्दा नहीं रखता। तुम तो मुझसे भी पर्दा रखते हो। अगर मैं जानती कि तुम्हारी आमदनी इतनी थोड़ी है तो मुझे क्या ऐसा शौक चल रहा था कि मोहल्ले भर की स्त्रियों को तांगे पर बैठा बैठा कर सैर कराने ले जाती। अधिक से अधिक यही तो होता कि कभी कभी चित्त दुखी हो जाता, पर ये तकाजे तो न सहने पड़ते ना। कहीं नालिश कर दे तो 700 के 1000 हो जाएंगे। मैं क्या जानती थी कि तुम मुझसे ये छल कर रहे हो? कोई वैश्या तो थी नहीं कि तुम्हें नोच खसोट कर अपना घर भरना मेरा काम होता। मैं तो भले बुरे दोनों की ही साथिन हूँ। भले में तुम चाहे मेरी बात मत पूछो, बुरे में तो मैं तुम्हारे गले पड़ूंगी ही। रमा के मुख से एक शब्द भी न निकला। दफ्तर का समय आ गया था, भोजन करने का अवकाश भी न था। रमा ने कपड़े पहने और दफ्तर को चला गया। जागेश्वरी ने कहा, क्या बिना भोजन किए चले जाओगे? रमा ने इसका कोई जवाब नहीं दिया और घर से निकलना ही चाहता था कि जालपा झपट कर नीचे आई और उसे पुकार कर बोली, मेरे पास जो 200 रुपए हैं उन्हें क्यों नहीं सराफ को दे देते? रमा ने चलते वक्त जानबूझकर जालपा से रुपए न मांगे थे। वो जानता था कि जालपा मांगते ही दे देगी, लेकिन इतनी बातें सुनने के बाद अब रुपए के लिए उसके सामने हाथ फैलाते उसे संकोच ही नहीं, भय भी होता था। कहीं वो फिर न उपदेश देने बैठ जाए। इसकी अपेक्षा आने वाली विपत्तियां कहीं हल्की थी। मगर जालपा ने उसे पुकारा तो कुछ आशा बंधी। वो ठिठक गया और बोला, अच्छी बात है, लाओ दे दो रुपए। वो बाहर के कमरे में बैठ गया। जालपा दौड़कर ऊपर से रुपए लाई और गिन गिन कर उसकी थैली में डाल दिए। उसने समझा था रमा रुपए पाकर फूला न समाएगा, पर उसकी आशा पूरी नहीं हुई। अभी 300 रुपए की फिक्र करनी थी, वो कहाँ से आएंगे? भूखा आदमी इच्छापूर्ण भोजन चाहता है, 2-4 फुलकों से उसकी तृष्टि नहीं होती। सड़क पर आकर रमा ने एक तांगा लिया और उससे जॉर्ज टाउन चलने को कहा, शायद रतन से भेंट हो जाए।
वो चाहे तो 300 रुपये का बड़ी आसानी से प्रबंध कर सकती है। रास्ते में वो सोचता जाता था, आज बिल्कुल संकोच न करूँगा। ज़रा देर में जॉर्ज टाउन आ गया। रतन का बंगला भी आया। वो बरामदे में ही बैठी थी, पर वहाँ उसका सारा संयम टूट गया। रमा ने उसे देखकर हाथ उठाया, उसने भी हाथ उठाया। वो बंगले में न जा सका। तांगा सामने से निकल गया। रतन बुलाती तो वो चला जाता। वो बरामदे में न बैठी होती तब भी शायद वो अंदर जाता, पर उसे सामने बैठे देखकर वो संकोच में डूब गया। जब तांगा गवर्नमेंट हाउस के पास पहुंचा तो रमा ने चौंक कर कहा, चुंगी के दफ्तर चलो। तांगे वाले ने घोड़ा उधर मोड़ दिया। 11 बजते बजते रमा दफ्तर पहुंचा। उसका चेहरा उतरा हुआ था, छाती धड़क रही थी। बड़े बाबू ने ज़रूर पूछा होगा, जाते ही बुलाएंगे। दफ्तर में ज़रा भी रियायत नहीं करते। तांगे से उतरते ही उसने पहले अपने कमरे की तरफ निगाह डाली। देखा कई आदमी खड़े उसकी राह देख रहे हैं। वो उधर न जाकर रमेश बाबू के कमरे की ओर गया। रमेश बाबू ने पूछा, तुम अब तक कहाँ थे? खजांची साहब तुम्हें खोजते फिरते हैं। चपरासी मिला था? रमा ने अटकते हुए कहा, मैं घर पर नहीं था, ज़रा वकील साहब की तरफ चला गया था। एक बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ। रमेश, कैसी मुसीबत? घर पर तो कुशल है ना? रमानाथ, जी हाँ, घर पर तो सब कुशल है। कल शाम को यहाँ बहुत काम था। मैं उसमें ऐसा फंसा कि वक्त की कुछ खबर ही न रही। जब काम खत्म करके उठा तो खजांची साहब चले गए थे। मेरे पास आमदनी के 800 रुपये थे। सोचने लगा इसे कहाँ रखूँ। मेरे कमरे में कोई संदूक तो है नहीं। यही निश्चय किया कि साथ लेता जाऊँ। 500 रुपये नकद थे, वो तो मैंने थैली में रखे। 300 रुपये के नोट जेब में रख लिए और घर चला गया। चौक में 1-2 चीज़ें लेनी थी। उधर से होता हुआ घर पहुंचा तो नोट गायब थे। रमेश बाबू ने आंखें गाड़ कर कहा, 300 के नोट गायब हो गए? रमानाथ, जी हाँ, कोट के ऊपर की जेब में थे, किसी ने निकाल लिए। रमेश, और तुमको मारकर थैली नहीं छीन ली? रमानाथ, क्या बताऊं बाबूजी, तब से चित्त की जो दशा हो रही है वो बयान नहीं कर सकता। तब से अब तक इसी फिक्र में दौड़ रहा हूं, कोई बंदोबस्त नहीं हो सका। रमेश, अपने पिता से तो कहा ही न होगा? रमानाथ, उनका स्वभाव तो आप जानते ही हैं। रुपए तो नहीं देते, उल्टा मुझे डांट ही सुनाते। रमेश, तो फिर क्या फिक्र करोगे? रमानाथ, आज शाम तक कोई ना कोई फिक्र करूंगा ही। रमेश ने कठोर भाव धारण करके कहा, तो फिर करो ना। इतनी लापरवाही तुमसे हुई कैसे, ये मेरी समझ में नहीं आता। मेरी जेब से तो आज तक एक पैसा नहीं गिरा। आंखें बंद करके रास्ता चलते हो या नशे में थे? मुझे तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं आता। सच सच बता दो, कहीं अनाप शनाप तो नहीं खर्च कर डाले? उस दिन तुमने मुझसे क्यों रुपए मांगे थे? रमा का चेहरा पीला पड़ गया। कहीं कलई तो नहीं खुल जाएगी? ये बात बनाकर बोला, क्या सरकारी रुपए खर्च कर डालूंगा? उस दिन तो आपसे रुपए इसलिए मांगे थे कि बाबूजी को एक ज़रूरत आ पड़ी थी। घर में रुपए न थे। आपका खत मैंने उन्हें सुना दिया, बहुत हंसे। दूसरा इंतज़ाम कर लिया। इन नोटों के गायब होने का तो मुझे खुद ही बहुत आश्चर्य है। रमेश, तुम्हें अपने पिताजी से मांगते संकोच होता है तो मैं खत लिखकर मंगवा लूँ क्या? रमा ने कानों पर हाथ रखकर कहा, नहीं बाबूजी, ईश्वर के लिए ऐसा मत कीजिएगा। ऐसा ही इच्छा हो तो मुझे गोली मार दीजिए आप। रमेश ने एक क्षण तक कुछ सोचकर कहा, तुम्हें विश्वास है शाम तक रुपए मिल जाएंगे? रमानाथ, हाँ, आशा तो है। रमेश, तो इस थैली के रुपए जमा कर दो। मगर देखो भाई, मैं साफ साफ कह देता हूँ, अगर कल 10 बजे रुपए न लाए तो मेरा दोष नहीं। कायदा तो यही कहता है कि मैं इसी वक्त तुम्हें पुलिस के हवाले करूँ, मगर तुम अभी लड़के हो, इसलिए तुम्हें क्षमा करता हूँ। वरना तुम्हें मालूम है मैं सरकारी काम में किसी प्रकार की मुरब्बत नहीं करता। अगर तुम्हारी जगह मेरा भाई या बेटा होता तो मैं उसके साथ भी यही सलूक करता, बल्कि शायद इससे भी सख्त। तुम्हारे साथ तो फिर भी बड़ी नरमी कर रहा हूँ। मेरे पास रुपए होते तो तुम्हें दे देता, लेकिन मेरी हालत तुम जानते ही हो। किसी का कर्ज नहीं रखता, न किसी को कर्ज देता हूँ, न किसी से कर्ज लेता हूँ। कल रुपए नहीं आए तो बहुत बुरा होगा। मेरी दोस्ती भी तुम्हें पुलिस के पंजे से नहीं बचा सकेगी। मेरी दोस्ती ने आज अपना हक अदा कर दिया, वरना इस वक्त तुम्हारे हाथों में हथकड़ियाँ होती। हथकड़ियाँ? ये शब्द तीर की भांति रमा की छाती में लगा। वो सिर से पांव तक कांप उठा।
उस विपत्ति की कल्पना करके उसकी आंखें डबडबा आईं। वो धीरे धीरे सिर झुकाए सजा पाए हुए कैदी की भांति जाकर अपनी कुर्सी पर बैठ गया। पर यह भयंकर शब्द बीच बीच में उसके हृदय में गूंज जाता था। आकाश पर काली घटाएं छाई थीं। सूर्य का कहीं पता न था। क्या वो भी उस घटारूपी कारागार में बंद है? क्या उसके हाथों में भी हथकड़ियां हैं?